गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस एकांकी को पढ़ने से पहले आइए इसके पात्रों के बारे में जानते हैं। उमा, वो लड़की जिसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। राम स्वरूप, उमा के पिताजी। प्रेमा, उमा की माताजी। रतन, नौकर। शंकर, वो लड़का जो उमा को देखने आ रहा है। गोपाल प्रसाद, शंकर के पिता। बच्चों, इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी में नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण है। इस कहानी का उद्देश्य है इस विडंबना, इस कुरीति के प्रति लोगों को जागरूक करना। एकांकी को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आज वक्त में बहुत परिवर्तन आ चुका है। ये कहानी लगभग 50-60 साल पहले की है। आज न तो नारियों का नुमाइश किया जाता है और न ही इस तरह से लड़के वाले घर में आकर किसी लड़की का अपमान करते हैं। लेकिन इस कहानी की पृष्ठभूमि जो है, उसके अनुसार इसके पात्रों का चरित्र आपके सामने प्रस्तुत है। इसका उद्देश्य है नारी शोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि कितनी भी पढ़ी लिखी व सक्षम नारी हो, पुरुष उसे हीन समझता है। विवाह के समय नारी के गुण आके जाते हैं, परिवार की आय को जांचा जाता है तथा दहेज का परोक्ष अथवा गुप्त संकेत तो अवश्य ही होता है। इस प्रकार की समस्या को उजागर करती है ये एकांकी। रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास की सराहना इसका उद्देश्य है। बाबू रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष की सज्जा में सुधार करते हैं। नौकर चादर के बजाय धोती मांगता है, जिससे मालकिन प्रेमा गुस्सा होकर कमरे में पहुंच जाती है। नौकर को चादर लाने का आदेश देकर प्रेमा अपने पति को बताती हैं कि उमा शादी के लिए जरा भी उत्साहित नहीं है। न वह चेहरे पर पाउडर लगाना चाहती है, न साड़ी बांधने को तैयार है। रामस्वरूप पत्नी से कहते हैं कि उमा को संभालने की और उसे तैयार करने की जिम्मेदारी उसकी है, पर पत्नी पति पर आरोप लगाती है कि न वे उसे अधिक पढ़ाते और न यह दिन देखना पड़ता। उसका केवल एंट्रेंस पास करना ही काफी था। रामस्वरूप गुस्सा हो पत्नी से कहते हैं कि वह उसकी पढ़ाई लिखाई की चर्चा क्यों कर रही है। उनके अतिथि गोपाल प्रसाद यूं तो वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, पर वह बहू कम पढ़ी लिखी ही चाहते हैं। बेटा बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई पढ़ रहा है, पर पत्नी वह भी कम पढ़ी लिखी ही चाहता है। तभी मेहमानों का आगमन होता है। औपचारिकता समाप्त होने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। पता चलता है कि लड़का पढ़ाई में मार्जिन रखता है। दोनों अपनी बातचीत में पुराने जमाने को अधिक आकर्षक बताते हैं। उनका कहना है कि उनके जमाने का मैट्रिक पास भी आज के एमए पास से अच्छी अंग्रेजी जानता है। दोनों एक दूसरे की बात का समर्थन करते हैं तो शंकर ही करके हंसता है। तभी गोपाल प्रसाद बिजनेस की बात पर आने को कहते हैं। एक बार तो रामस्वरूप चौंकते हैं, पर बात समझकर कमरे से चाय की ट्रे और नाश्ता लाने चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद
अपने बेटे शंकर को कहते हैं कि घर देखकर तो लड़की वालों की हैसियत ठीक लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। साथ ही शंकर को अपनी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन सीधी करके बैठने को कहते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि हमारे जमाने में खूबसूरती का तो सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछते हैं कि शादी तय करने में खूबसूरती कितना मायने रखती है। इसका उत्तर गोपाल प्रसाद देते हुए कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, चाहे पाउडर लगाए या और तरीके अपनाकर सुंदर दिखे, लेकिन लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होने पर उसके नखरे कौन सहेगा। शंकर भी पिता की बात का समर्थन करता है, बस अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इसके लिए गोपाल प्रसाद जी तर्क देते हैं कि लोगों का कहना है लड़कों को बीए एमए करवाया है तो बहू भी ग्रेजुएट हो। अरे, मैं कहता हूं दोनों की क्या बराबरी है। मर्दों का काम है पढ़ लिख कर काबिल होना। अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगी, पॉलिटिक्स पर बहस करेंगी तो घर कैसे चलेगा। कुछ बातें जो मर्दों को ही शोभा देती हैं और ऊंची तालीम भी उनमें से एक ही है। जब उमा कमरे में प्रवेश करती है तो उसका सोने के फ्रेम वाला चश्मा देखकर पिता पुत्र चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंख दुखनी आई थी, इसलिए कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। ये चश्मा पढ़ाई करने के कारण नहीं लगाया है। पिता के कहने पर उमा लड़कों के सामने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई भजन सुनाती है। तभी उसकी आंखें शंकर से मिलती हैं और वह गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद पेंटिंग और सिलाई की जानकारी लेते हैं, इनाम वगैरह जीतने की बात करते हैं, लेकिन उमा चुप रहती है। गोपाल प्रसाद के यह कहने पर कि उमा को बोलना चाहिए, उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। वह आगे कहती है, जरा इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते हैं, क्या उन्हें चोट नहीं लगती है। उमा गोपाल प्रसाद को कहती है, और आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं, जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद चौंक कर पूछते हैं, क्या तुम पढ़ी लिखी हो। उनके पूछने पर उमा बताती है कि उसने बीए पास किया है, कोई गलत काम नहीं किया है और न ही उनके पुत्र की तरह से इधर उधर झांक ताक की है। उसे अपनी मान और इज्जत का ख्याल है। वो बताती है कि उनके बेटे शंकर को तो नौकरानी के पैर पड़कर मुंह छिपाकर भागना पड़ा था। यह सब सुनते ही गोपाल प्रसाद नाराज हो जाते हैं और अपने बेटे को लेकर दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा जाते हुए गोपाल प्रसाद से कहती है कि घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के पास रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बच्चों, जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, इसके अभाव में या कमजोर होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता है। व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। उसी प्रकार समाज में नारी का रीढ़ की हड्डी जैसा ही महत्वपूर्ण स्थान है।
समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमजोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज में उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता और हमारा समाज अब बदल रहा है। धन्यवाद।